18 दिसंबर 1928 लाहौर का रेलवे स्टेशन है। चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। कुछ वहाँ के नागरिक भी हैं जो किसी को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। उतने में एक बग्गी पहुँचती है वहाँ पर। वहाँ से एक अंग्रेजी ब्रिटिश कपड़े पहने एक हिंदुस्तानी हैट लगाए एक हिंदुस्तानी नीचे उतरता है और उसके साथ एक भारतीय महिला 3 साल के बच्चे को लेकर उतरती है। उन दोनों को लाहौर से कलकत्ता मेल पकड़नी थी और कलकत्ता जाना था। वो हैट लगाए व्यक्ति था सरदार भगत सिंह, लेकिन उसके साथ वो महिला कौन थी जो उसकी बीवी बनी थी, और उसके साथ वो 3 साल का बच्चा कौन था जो उस समय भगत सिंह का नकली बच्चा बना था। एक अर्दली भी था, उसका नाम था राजगुरु, जिसको भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। खैर, वो लोग भेष बदलकर लाहौर से निकलने वाले थे और कलकत्ता मेल पकड़ने वाले थे। वो सैंडर्स की हत्या का करीब दूसरा दिन था जब भगत सिंह वहां से भेष बदलकर निकल गए थे। आज हम बात करेंगे उस महिला की जिसने भगत सिंह को लाहौर से निकलने में मदद की थी। उस महिला का नाम था दुर्गावती बोहरा। हमने पिछले वीडियो में बात की थी भगवती प्रसाद बोहरा की। तब हमने बात भी की थी उनकी एक पत्नी दुर्गावती बोहरा जो भगत सिंह को अपना भाई मानती थी, और उनका बेटा 3 साल का बेटा सचिंद्र जो भगत सिंह को लंबू चाचा कहते थे। आज हम बात उसी दुर्गावती बोहरा की करने वाले हैं। वो भी एक बड़ी क्रांतिकारी महिला थी। अपने पति भगवती प्रसाद बोहरा के साथ वो कई क्रांतिकारी गतिविधियों में साथ रही, और उनके शहीद होने के बाद भी उसने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में लगा दिया। शुरू करते हैं हम यूपी के शाहजादपुर कौशाम्बी जिले के अंदर शाहजादपुर गांव में 7 अक्टूबर 1907 को पैदा हुई। दादा पंडित शिवशंकर शाहजादपुर के जमींदार थे और उनके पिता बांके बिहारी भट्ट वो इलाहाबाद कलेक्टर में नाजिर थे। उनके घर में एक महेश प्रसाद भट्ट भी थे जो थानेदार थे। एक संपन्न परिवार से थे। पूरा परिवार ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं न कहीं नौकरी करता था। जमींदार की पोती थी, एक संपन्न परिवार की बेटी थी। 10 साल की उम्र में ही उनका विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा से कर दिया गया था, जिनके पिता शिवचरण बोहरा उस समय रेलवे के ऊंचे अधिकारी थे, राय साहब थे, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था। और उनके बाद वो भगवती प्रसाद बोहरा के साथ अपने जीवन को शुरू कर लिया उन्होंने। लेकिन भगवती प्रसाद बोहरा तो खुद क्रांतिकारी सोच के थे और खुले विचारों के व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी दुर्गावती बोहरा को भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। 10 साल की कच्ची उम्र में ससुराल आने के बाद वो अपने पति भगवती प्रसाद बोहरा के साथ अपनी पढ़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्हीं के साथ वो लाहौर के नेशनल कॉलेज से जब उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की भगवती प्रसाद बोहरा ने, तब दुर्गावती ने प्रभाकर की डिग्री हासिल की उनके साथ साथ। और उन्हीं के साथ वो 1920 में जब उनके ससुर जी का देहांत हो गया शिवचरण बोहरा का, तो उसके बाद वो अपने पति के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में खुलकर साथ आने लग गई। वो नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक सशक्त और एक सक्रिय क्रांतिकारी थी। वो कई बार रेकी करने में, हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में, और ऐसी कई गतिविधियों में, चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, इस तरह के कई काम करती थी। और उसके अलावा वो भेष बदल कर एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन लेने, खबरें लाने का भी काम करती थी। उनका प्रमुख काम भी उनके पति के साथ कई घटनाओं में, जैसे मैंने बताया था आपको कि भगवती प्रसाद बोहरा ने वाइसरॉय को मारने के लिए ट्रेन पे बम फेंका था, मथुरा से दिल्ली आती हुई ट्रेन पे। तो वो जो पूरी प्लानिंग थी उसमें वो अपने पति भगवती प्रसाद बोहरा के साथ ही
थी और उसके साथ वो कार्यरत थी। फिर 28 मई 1930 का वो काला दिन भी आया जब उन्हें पता चला कि लाहौर की रावी नदी के किनारे बम बनाते समय उनके पति का देहांत हो गया। लेकिन वहां पर वो रुकी नहीं, एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने अपने पति का स्थान लिया उस क्रांतिकारी आंदोलन में और उन्होंने कई सक्रिय काम भी किए। जैसे मैं आपको बता दूं, जिस दिन लाहौर के दिल्ली के असेंबली में भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को जाने वाले थे असेंबली में बम फेंकने के लिए बटुकेश्वर दत्त को, तो उन्होंने और उनके साथ ही एक और क्रांतिकारी साथी थी सुशीला मोहन, जिन्हें सब सुशीला दीदी कहते थे। उन दोनों ने हाथ काट के खून से बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह का तिलक किया था जब वो दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर जाने वाले थे। बहरहाल अपने पति की मृत्यु के बाद में उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में एक कदम आगे बढ़ते हुए कुछ प्रमुख काम किए। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने सुशीला दीदी के साथ मिलके गवर्नर हैली पर गोली चलाई थी उसको मारने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका सैनिक अधिकारी टेलर घायल हो गया और उसके साथ उसकी सैनिक अधिकारी टेलर की पत्नी को भी उसमें गोली लग गई थी। वो एक असफल प्रयास था, लेकिन उन दोनों सहेलियों ने, सुशीला मोहन और दुर्गावती बोहरा, दोनों ने मिलकर इस कार्य को अंजाम दिया था। उसके बाद वो बॉम्बे गई और अपने ही साथी यशपाल वही व्यक्ति था जिसने भगवती चरण बोहरा के साथ, मैंने आपको 3 नाम और दिए थे, यशपाल और इंद्रपाल और लेखाराम जाट। तो यशपाल उसमें से वो एक क्रांतिकारी था जिसके साथ मिलके उन्होंने बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर पर गोली चलाई थी। वो भी प्रयास सफल नहीं हुआ था, लेकिन आखिरकार उसने उसको मारने का भी प्रयास किया था। भगत सिंह की मृत्यु के बाद, चंद्रशेखर आजाद के शहादत के बाद में और सारे क्रांतिकारियों के जेल में जाने के बाद में दुर्गा देवी बोहरा अकेली पड़ गई थी। सारी क्रांतिकारी या तो जेल में थे या उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था या फिर उन्हें मार दिया गया था। ऐसे में दुर्गा देवी बोहरा दिल्ली चली गई थी, लेकिन लाहौर के पुलिस कमिश्नर की हत्या के बाद में पुलिस की नज़र में वो आ गई थी और दिल्ली से फिर वो जब लाहौर गई तो उन्हें वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया 1931 के अंदर। गिरफ्तार करने के बाद में कुछ समय तक वो गिरफ्तार ही रही, कुछ समय तक नज़रबंद रही। ये दौर 1935 तक चलता रहा। 1935 के बाद में उन्हें लाहौर से बेदखल कर दिया गया, जिला बदर कर दिया गया था। उसके बाद वो उसको जिला बदर करने के बाद वो गाजियाबाद चली गई। गाजियाबाद में उन्होंने प्यारे लाल कन्या विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी कर ली और उसी के साथ उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया कुछ समय के लिए। वो चाहती थी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिस तरह से भी हो सके वो अपनी भूमिका निभाती रहे, लेकिन 1937 तक आते आते उन्हें कांग्रेस की कार्य पद्धति रास नहीं आई, उन्होंने कांग्रेस को भी छोड़ दिया। उसके बाद वो मद्रास गई और वहां मारिया मोंटेसरी की पद्धति का प्रशिक्षण लिया और उसके बाद 1940 के अंदर वो लखनऊ के कैंट रोड में नसीराबाद के अंदर एक निजी मकान में 5 बच्चों के साथ में उसने एक मोंटेसरी विद्यालय खोला 1940 में, जिसे आज लखनऊ का मशहूर मोंटेसरी इंटर कॉलेज कहते हैं। उसकी शुरुआत दुर्गावती बोहरा ने की थी, एक 5 बच्चों के साथ एक निजी मकान के अंदर मोंटेसरी विद्यालय के साथ। उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों को शिक्षित करने में लगा दिया और नई पीढ़ी को देश के लिए जागृत करने में लगा दिया। 1984 में स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने वहां से रिटायरमेंट ले लिया और 14 अक्टूबर 1999 में गाजियाबाद में उन्होंने इस दुनिया से अंतिम विदा ले लिया। दुर्गावती बोहरा एक संपन्न परिवार की बेटी, एक संपन्न परिवार की बहू, लेकिन उसने भी अपने पति की तरह कांटों भरा रास्ता चुना। देश की आज़ादी में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना पति, अपना बच्चा, अपना जीवन, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो भी एक सशक्त और क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने आगे खड़े होकर न केवल अंग्रेजों पे गोली चलाई बल्कि एक समझदार महिला होने के नाते उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में एक स्पाई, एक जासूस की तरह हमेशा काम भी किया था और
उन्होंने कई बार क्रांतिकारियों को, चूंकि संपन्न परिवार से थी तो क्रांतिकारी गतिविधियों में अपने हिस्से का, अपने परिवार का, अपने हिस्से का पैसा भी, जमा पूंजी भी उन्होंने क्रांतिकारियों पे नौछावर कर दी थी। कहते हैं 40,000 रुपये उनके ससुर ने उनको दी थी और 5,000 रुपये उनके पिता बाकी बिहारी ने उनको दिया था। 45,000 रुपये उन्होंने पूरे के पूरे उस जमाने में क्रांतिकारी गतिविधियों में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह को दे दिए, ताकि देश की आज़ादी की लड़ाई कमज़ोर न पड़े और देश की आज़ादी की लड़ाई चलती रहे, न केवल पैसों से बल्कि अपने जीवन से, अपने सामर्थ्य से और अपने श्रम से भी उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को पला पोसा और उनको आगे बढ़ाया। दुर्गा देवी वोरा जैसी महिला क्रांतिकारियों को भी हमें याद रखना चाहिए और हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस आज़ादी के आंदोलन को, जिस स्वतंत्रता आंदोलन की महान गाथा हम अक्सर सुनते हैं, सुनाते हैं, उसमें महिला क्रांतिकारियों का भी, सुशीला मोहन, सुशीला दीदी और दुर्गा भाभी जैसी महिला क्रांतिकारियों का भी बहुत क्रांतिकारी सहयोग रहा है। आज हम उन सभी क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।